करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। क्या था अभ्यास प्रश्न? गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पद प्राय किस संदर्भ में समाचारों में देखे जाते हैं? ऑप्शन ए मादक द्रव्य तस्करी, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन डी आर्थिक विकास। इसका सही उत्तर होगा मादक द्रव्य तस्करी। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पद अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में समाचारों में देखे जाते हैं। गोल्डन क्रिसेंट, इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो अफीम उत्पादन तथा वितरण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है। इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे भारतीय राज्यों पर प्रदर्शित होता है। गोल्डन ट्रायंगल, यह लाओस, म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य स्थित है, जो हेरोइन उत्पादन के लिए कुख्यात है। म्यांमार वैश्विक हेरोइन का 80% उत्पादन करता है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, फ्री स्पीच इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस इंडेक्स में भारत को 33 देशों में से 24वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा कथन है, इसे द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में वैश्विक फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को 33 देशों में से 24वें स्थान पर रखा गया है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि फ्री स्पीच इंडेक्स को द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किया गया है, अतः कथन दो सही है। इस सर्वेक्षण का शीर्षक था, दुनिया में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है, और इसके निष्कर्षों के अनुसार भारत में वर्ष 2021 के बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। अक्टूबर 2024 में किए गए सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि अधिकतर देशों में वर्ष 2021 के बाद से मुक्त भाषण समर्थन में गिरावट देखी गई है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों में इस गिरावट की सबसे अधिक प्रवृत्ति देखी गई। इस सर्वेक्षण में स्कैंडिनेविया शीर्ष रैंकिंग पर है, जबकि नॉर्वे और डेनमार्क 87.9 और 87.0 अंकों के साथ मुक्त भाषण के इंडेक्स में शीर्ष पर रहे। गौरतलब है कि इसमें इंडोनेशिया 56.8, मलेशिया 55.4 और पाकिस्तान 57.0 ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया है। हालांकि ये रैंकिंग के निचले सिरे पर बने रहे हैं, जबकि 62.6 के स्कोर के साथ भारत 24वें स्थान पर रहा, जो दक्षिण अफ्रीका 66.9 और लेबनान 61.8 के बीच है। अगला प्रश्न है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च या ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हर साल 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इंडिया हैबिटेट सेंटर ने विश्व कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया। यह दिवस कठपुतली को एक वैश्विक कला के रूप में मान्यता देने का प्रयास करता है। साथ ही यह विश्व भर के कठपुतली कलाकारों को सम्मानित करने का भी दिन है। आइए जानते हैं कठपुतली के बारे में। कठपुतली नृत्य को लोक नाट्य की ही एक शैली माना गया है, जिसे यांत्रिक सहायता से नहीं बल्कि मानवीय प्रयास से चलाया जाता है। यह अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है, जिसमें लकड़ी, धागे, प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़ियों द्वारा जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्ति तथा मंचन किया जाता है। भारत में कठपुतली के प्रमुख प्रकार डोरी वाली कठपुतलियाँ, कठपुतली राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय, डोरियों द्वारा नियंत्रित। छाया कठपुतली, छाया डालने के लिए प्रयुक्त चमड़े की कठपुतलियाँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय। छड़ कठपुतली, छड़ों से नियंत्रित कठपुतलियाँ पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती हैं। दस्ताना कठपुतलियाँ कठपुतली संचालक के हाथ में पहनी जाती है, विशेष रूप से केरल में पाव कथा कली। अगला प्रश्न है,
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, जिसमें पहुंच, सुधार और उद्धरण के अधिकार शामिल हैं। दूसरा कथन है, सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए संवेदनशील डेटा को भारत के भीतर ही संग्रहित और संसाधित किया जाना चाहिए। तीसरा कथन है, यह अनुपालन और शिकायत निवारण के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी सभी 3। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में जानते हैं। व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, जिसमें पहुंच, सुधार और उद्धरण के अधिकार शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए संवेदनशील डेटा को भारत के भीतर ही संग्रहित और संसाधित किया जाना चाहिए। अतः कथन 2 सही है। यह अनुपालन और शिकायत निवारण के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धन प्रेषण वह धन या वस्तुएं हैं जो प्रवासी अपने देश में अपने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रेषित करते हैं। दूसरा कथन है, वर्ष 2023 में भारत प्रेषण प्रवाह सूची में शीर्ष पर था, उसके बाद मेक्सिको और चीन का स्थान था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। धन प्रेषण वह धन या वस्तुएं हैं जो प्रवासी अपने देश में अपने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रेषित करते हैं। अतः कथन 1 सही है। वे कई विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया के देशों के लिए आय और विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। धन प्रेषण से गरीबी कम करने, जीवन स्तर सुधारने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। भारत वर्ष 2023 में 18.7 मिलियन प्रवासियों को बाहर भेजा। वर्ष 2023 में भारत प्रेषण प्रवाह सूची में शीर्ष पर रहा। उसके बाद मेक्सिको 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर, चीन 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, फिलीपींस 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तान 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्थान रहा। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 51C और 253 में उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करने का आदेश दिया गया है जिनमें भारत एक पक्षकार है। दूसरा कथन है, भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। संविधान के अनुच्छेद 51C और 253 में उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करने का आदेश दिया गया है जिनमें भारत एक पक्षकार है। अतः कथन 1 सही है। भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। अतः कथन 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि किसी भी रूप में यातना सम्मान और गोपनीयता के पवित्र अधिकार का अस्वीकार्य उल्लंघन है। डी.के. बसु वर्ष 1997, पुट्टास्वामी वर्ष 2017, नंबी नारायणन वर्ष 2018, रोमिला थापर वर्ष 2018। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन की केंद्रीय शिक्षा है जो इसे भारत में पहले की धार्मिक प्रथाओं से अलग करती है? ऑप्शन ए, मूर्तियों और मंदिरों की अनुष्ठानिक पूजा, ऑप्शन बी, धार्मिक परंपराओं में पुजारियों जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता को महत्व, ऑप्शन सी, ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष समर्पण तथा जातिगत भेदभाव की अस्वीकृति, ऑप्शन डी, तप एवं सांसारिक जीवन के त्याग पर बल। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य भक्ति के माध्यम से धार्मिक सुधार लाना था। भक्ति का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से कल्पित ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण से है। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत,
केरल और तमिलनाडु में हुई तथा धीरे धीरे यह उत्तर व पूर्वी भारत में फैल गया। यह आंदोलन 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान चरम पर था, जिसमें भक्ति रचनाओं के गायन और कीर्तन पर महत्व दिया गया। अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संकर बीजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ही पौधे की विभिन्न किस्मों के बीच नियंत्रित पर परागण द्वारा उत्पादित होते हैं। अगला कथन है, इन्हें अक्सर परंपरागत बीजों की तुलना में उगाना सरल और त्वरित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। संकर बीज यह एक ही पौधे की विभिन्न किस्मों के बीच नियंत्रित पर परागण द्वारा उत्पादित होते हैं। अतः कथन एक सही है। ये अक्सर परंपरागत बीजों की तुलना में सरल और तेजी से उगते हैं। अतः कथन दो सही है। परंपरागत बीज कलम परागण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि पौधों का परागण नियंत्रित क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण के माध्यम से नहीं, बल्कि हवा, कीड़ों या पक्षियों जैसे प्राकृतिक माध्यमों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिंथेटिक एमएमएफ कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं, जबकि सेल्यूलोसिक एमएमएफ कास्ट लुगदी से उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है, विस्कोस और मॉडल सामान्य सिंथेटिक स्टेपल फाइबर हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एमएमएफ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक कच्चे तेल से निर्मित और सेल्यूलोसिक कास्ट लुगदी से निर्मित। अतः कथन एक सही है। सिंथेटिक स्टेपल फाइबर की मुख्य किस्में पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और पॉलीप्रोपाइलिन हैं, जबकि सेल्यूलोसिक फाइबर में विस्कोस और मॉडल शामिल हैं। अतः कथन दो सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 क्वाशिओरकोर, 2 मेरास्मस, 3 रिकेट्स, 4 स्कर्वी। उपर्युक्त में से कौन सी स्थिति मुख्यतः प्रोटीन की कमी से संबंधित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।